तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, उसका जो टॉपिक है थॉमस हॉब्स, उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज हम हॉब्स की संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे। नवीन दर्शन की प्रतीक, निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति जो है वो हॉब्स के द्वारा की गई थी। यद्यपि हॉब्स के पहले बोंदा भी ये कह चुके थे कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है, तथापि वह इतना अवश्य मानते थे कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का जो अधिकार है, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि बोंदा के सिद्धांत में एक अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति है। इस असंगति का प्रमुख कारण हमें ये लगता है कि उन्होंने संप्रभुता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया था। इस कमी की पूर्ति जो है वो हॉब्स ने अपनी रचनाओं में की और स्पेशली लेवियाथन में की। हॉब्स की जो लेवियाथन है उसमें संप्रभुता संबंधी विचारों को उन्होंने बताया है। हॉब्स ने राज्य के निरंकुशतावाद का एक सांगोपांग तथा क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभु सत्ता को उन समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने उस पर लगाई थी। सेबाइन का कहना है कि बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति को या उस समूह को देता है जिसे लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता जो है वो राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। बच्चों, मैं आपको संप्रभुता की जो विशेषताएं हॉब्स ने बताई है अपनी पुस्तक लेवियाथन में, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। संप्रभु जो है वो न्याय का स्रोत है। हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत जो है वो संप्रभु है। शासक को न्याय का स्रोत, न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। हॉब्स की जो विचारधारा है उसमें बच्चों न तो शक्ति विभाजन को कोई स्थान मिला है और न ही नियंत्रण और संतुलन को। हॉब्स की जो संप्रभुता है वो अदेयी है, निरंकुश है, अविभाज्य है और असीमित है। संप्रभु जो है समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। हॉब्स के संप्रभु की विशेषता यह है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है, यानी कि समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की जो शक्ति होती है वो संप्रभुता कहलाती है। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता असीमित है, यानी कि प्रभु सत्ताधारी जो भी संप्रभु है, न तो बच्चों उस पर ईश्वरीय कानून, न प्राकृतिक कानून, न अन्य मानवीय किसी भी प्रकार के कानून, मानवीय कानून, न अन्य किसी भी प्रकार के कानून से वो बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञा ही मात्र है और संप्रभु जो है वो उन सबसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए जाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता। वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है क्योंकि उसने अनुबंध में भाग नहीं लिया। जब इनका सामाजिक समझौता हुआ था उसमें जनता के साथ जो अनुबंध हुआ था उसमें संप्रभु ने भाग नहीं लिया था, इसलिए वो उनसे परे है। भाग नहीं लिया इसलिए वो उस अनुबंध से भी बाध्य नहीं है। वास्तव में यह समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म भी जो है वो राज्य के साथ ही हुआ है। संपत्ति का सृष्टा जो है वो संप्रभु ही है। इसी वजह से संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स बोंदा के इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि कर लगाने के लिए जन स्वीकृति आवश्यक है। संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण करता है
और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपभोग करते हैं। अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित है। हॉब्स जो है राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारी को स्वीकार बिल्कुल नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है वह है कि राज्य की व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत जो है वो संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाए। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद अवश्य ही स्वीकार करता है और वह है व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अधिकार। इसके अलावा युद्ध और शांति का निर्णायक जो है वो संप्रभु ही है। हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का भी अधिकार प्राप्त होता है। संप्रभुता जो है वो अविभाज्य और अदेय है। संप्रभुता को हम विभाजित नहीं कर सकते, मतलब हम उसको हस्तांतरित नहीं कर सकते कि संप्रभु अपनी शक्ति जो है वो दूसरी जगह भी दे दे या हस्तांतरित कर दे या उनको किसी और को भागीदार बना ले। न वो दे सकता है न वो बांटता है। यदि वो ऐसा करता भी है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। इसके अलावा संप्रभुता का क्षेत्राधिकार जो है वो सर्वव्यापी है, यानी कि व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकते, वो संपूर्ण समाज में व्याप्त है। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, शुभाशुभ प्रशासन, न्याय, नैतिकता, अधिकार, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। लेकिन संप्रभुता के सिद्धांतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है हॉब्स जो है वो संप्रभुता के निरंकुश रूप को स्वीकार करता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन आलोचकों के द्वारा इसकी बहुत आलोचना की गई है। कुछ लोग इसे अस्वीकार करते हैं, कुछ आलोचक इसको असत्य मानते हैं, वास्तविक मानते हैं। उनकी धारणा है कि कोई भी वास्तविक प्रभु सत्ताधारी ऐसी निरंकुश असीमित शक्तियां नहीं रखता जिनका आरोप या सिद्धांत उसमें करता है। इस सिद्धांत पर दूसरा आरोप वाहन जैसे आलोचकों द्वारा लगाया गया है। उन्होंने इसको खतरनाक बताया है। खतरनाक इसलिए बताया है कि यह नग्न निरंकुशवाद की स्थापना करता है जो प्रजाजन को एक दमनकारी तथा आतताई शासन के विरुद्ध कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता और समस्त प्रजा को दासता की बेड़ियों में जकड़ लेता है। ये सब आलोचना जो हम देख रहे हैं, इन आलोचनाओं का कोई विशेष औचित्य नहीं है। हॉब्स ने स्वीकार किया है कि अधिकांश संप्रभु जो है वो ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इसके अतिरिक्त निरंकुश संप्रभुता का समर्थन वह इसलिए करता है क्योंकि उसे सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। यदि शासक में इस उद्देश्य की पूर्ति की अगर सामर्थ्य नहीं है तो वह जनता को उसकी अवज्ञा करने का अधिकार देता है। हॉब्स जो है अपने संप्रभु पर एक नियंत्रण स्थापित करता है, वो है सुरक्षा का। हॉब्स कहता है कि यदि व्यक्ति के जीवन को संप्रभु बचा नहीं सकता तो जनता को अधिकार है कि वो उसका विरोध करे, उसका उल्लंघन करे। हॉब्स का उद्देश्य कोई उन वास्तविक शक्तियों का तथ्य विवरण देना नहीं है, बल्कि जिनका प्रयोग उस समय के शासक वास्तव में किया करते थे। उसका ध्येय तो यह निर्धारित करना था कि आदर्श रूप में प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति जो है उसके पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए यदि वह उससे क्षमतापूर्वक उन कार्य को कराना चाहते हैं जिनके लिए राज्य की स्थापना हुई है। इस प्रकार हम संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करने वाला प्रामाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स जो है उसको हम प्रथम राजनीतिक विचारक कह सकते हैं। विलियम इबनस्टीन ने कहा है कि लेवाइथन स्टुअर्ट राजतंत्र के लिए क्षमा याचना नहीं है और न ही वह निरंकुश शासन का आधार है, वरन यह तो आंग्ल भाषा में राजनीति का प्रथम सामान्य धारणा यानी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन है। धन्यवाद बच्चों।